हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। आज हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग का एक और इम्पोर्टेंट और एक्चुअली लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। ओके, अब तक हमने देखा था कि प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स तक कैसे रीच करती है, राइट। आज हम इस बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और पेरोक्सिसोमल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। आज का लेक्चर के साथ हमारा प्रोटीन ट्रैफिकिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम एक बिल्कुल नया और इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मूव करेंगे, विच इज सेल साइकिल। एंड सेल साइकिल के बाद हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल और उसके बाद हमारी ये सेल बायोलॉजी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देन आफ्टर हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि जब हो जाएगा देन हम आगे दूसरे चैप्टर्स पे जो भी आप कहोगे वो चैप्टर पे मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर विद फुल फोकस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ओके, आपको तो पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, राइट। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या उनके जीन भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियर जीन से इनकोड होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है प्रोटीन, ओके, और फिर उनको क्लोरोप्लास्ट के में जो है उनके करेक्ट कंपार्टमेंट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बेसिकली अभी जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सबसे पहले चीज है, कुछ चीजें हम नोटिस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। पहली चीज ये कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये कौन सा होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एक मिनट। पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे पे। ओके, देखिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है टॉक। ये भी नोट डाउन कीजिए। आउटर मेम्ब्रेन पे कौन प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है हमारा टॉक। अब टॉक क्या होता है? टॉक होता है ट्रांसलोकोन ऑफ, ट्रांसलोकोन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये टॉक की फुल फॉर्म है। टॉक की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ओके, ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर, आउटर रह गया ना, एक मिनट, इसको हम वापस से लिखते हैं। आ, ये रहा, यहाँ लिख दें ऐसे, ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ओके, अभी देखिए, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक ट्रांसलोकोन है जिसका नाम आपका टिक है। ठीक है, इनर पे कौन है? इनर मेम्ब्रेन पे है टिक। इसका फुल फॉर्म, जैसे यहाँ पे आउटर है तो ये आउटर हटा के बस इनर कर दीजिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ट्रांसलोकोन ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। समझ में आया ये सब? ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म से स्ट्रोमा में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म से स्ट्रोमा में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले ये देखना है कि साइटोप्लाज्म से प्रोटीन स्ट्रोमा में ट्रांसपोर्ट कौन से पाथवे से होता है। तो यहाँ पे भी कौन सा पाथवे यूज होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। एक मिनट, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। ठीक है, इसके जो सिग्नल सीक्वेंस है
किसके लिए? क्लोरोप्लास्ट सॉरी साइटोप्लाज्म से स्ट्रोमा तक प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन के ऊपर कौन सा सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए? स्ट्रोमा प्रोटीन के ऊपर ट्रांजिट पेप्टाइड होना चाहिए। सिग्नल सीक्वेंस क्या है? सिग्नल सीक्वेंस सिग्नल सीक्वेंस का नाम है ट्रांस एक मिनट जिट पेप्टाइड। ओके, अभी ट्रांजिट पेप्टाइड को कौन आइडेंटिफाई करता है? तो ट्रांजिट पेप्टाइड को आइडेंटिफाई करता है आइडेंटिफाइड बाय गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है? गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। ओके, जो हमारा ट्रांजिट पेप्टाइड है, ट्रांजिट पेप्टाइड क्या है? सिग्नल सीक्वेंस है जो उन प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होता है जिनको कि स्ट्रोमा में पहुंचाना है। तो इन प्रोटीन को हमारा कौन सा सिग्नल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है? ट्रांजिट सॉरी इन 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 सिग्नल सीक्वेंसेस जिनका नाम ट्रांजिट पेप्टाइड है, इनको गाइडेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, ट्रांजिट पेप्टाइड प्रेजेंट कहाँ होता है? ट्रांजिट पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एन टर्मिनस के ऊपर, एन टर्मिनस के ऊपर। ओके, ट्रांजिट पेप्टाइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एन टर्मिनस के ऊपर। ट्रांजिट पेप्टाइड बना कितने अमीनो एसिड का होता है? 3 से 100 अमीनो एसिड का बना होता है। ओके, ये क्लियर है कि ट्रांजिट पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड से बना होता है। चलिए अब हम इसका जो है आपको एक वो दिखाते हैं कि ये होता कैसे, इसका स्टेप दिखाते हैं। चलिए स्टेप देखिए, सबसे पहले प्रोटीन जो है अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट करेगा और साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एन टर्मिनस पे हम बना देते हैं ट्रांजिट पेप्टाइड को। ठीक है, प्रोटीन क्या हुआ? रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म में, इसका ट्रांजिट पेप्टाइड ये रहा। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? चैपरॉन्स बाइंड हो गए। चलिए चैपरॉन्स को बाइंड करते हैं पहले। चैपरॉन्स क्यों बाइंड होते हैं? ताकि प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेज में ही रहे। ओके, इसके बाद प्रोटीन को जो है वो कौन आइडेंटिफाई किया? गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। कौन आइडेंटिफाई किया? गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। गाइडेंस कॉम्प्लेक्स जैसे आइडेंटिफाई करता है, प्रोटीन जो है वो टॉक में एंटर करता है, यानी कि स्ट्रोमा के ऊपर जो हमारा सिग्नल ट्रांसलोकोन होता है जिसको कि टॉक कहते हैं, टॉक में एंटर करता है। टॉक में एंटर करने से पहले प्रोटीन के ऊपर का जो आपका चैपरॉन है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, टॉक को क्रॉस कैसे करता है प्रोटीन? टॉक को क्रॉस करता है प्रोटीन जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से। ठीक, जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से टॉक को क्रॉस करने के बाद प्रोटीन हमारा पहुंच जाता है आपका स्ट्रोमा के अंदर। ओके, सॉरी, टॉक में एंटर करने के लिए जीटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, फिर टॉक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के लिए एक और एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, और इसी एटीपी के हाइड्रोलिसिस को एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी को यूज करके हमारा जो प्रोटीन है वो टॉक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के बाद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाता है। प्रोटीन कहाँ पहुंच गया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ये फिर वापस टिक में जाएगा। अभी यहाँ पे टिक बनाते हैं, टिक बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट। टिक बन गया। एक और, एक मिनट, क्या हो गया इसको? एक मिनट रुकिए, जरा पहले ये फिगर अच्छे से बना ले। देखिए अभी एक मिनट, अभी जो है हमारा प्रोटीन वो टिक में जाएगा, राइट? टिक में जाने के बाद क्या होगा? टिक कॉम्प्लेक्स को भी एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही जो है वो प्रोटीन क्रॉस करता है, राइट? पहले हम टॉक से टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके आते हैं। टॉक से तो हमारा प्रोटीन आ गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, है ना? अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से एक मिनट रुक जाइए।
यहाँ से ये बन क्यों नहीं रहा है? पेन में कुछ इशू आ गया है शायद। रुक जाइए 1 मिनट। मिनट देख रहे हैं, अभी हम वापस से पूरा फिगर बनाएंगे, टिकटॉक सब। चलिए देखिए, सबसे पहले ये हो गया हमारा टॉक वाला एरिया, ठीक है। यहाँ ये हो गया टिक वाला एरिया, और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आईएमएस से समझ गया। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा था? राइबोसोम में प्रोटीन की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रिलीज हो चुका है और यहाँ पे चैपरॉन्स बाइंड कर चुके हैं, और हमारा जो ट्रांजिट पेप्टाइड है इसको गाइडेंस कॉम्प्लेक्स ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे गाइडेंस कॉम्प्लेक्स ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद प्रोटीन जो है वो कहाँ पे पहुंचती है? टॉक में पहुंचती है, राइट। टॉक में पहुंचने के लिए प्रोटीन को लगती है जीटीपी के हाइड्रोलिसिस की मदद, ठीक है। अभी प्रोटीन को पहले टॉक कॉम्प्लेक्स में एंटर कराते हैं। ये हमारा प्रोटीन था और ये उसका ट्रांजिट पेप्टाइड, राइट। यहाँ पे प्रोटीन को जो है टॉक को क्रॉस, मतलब ये टॉक के अंदर अभी एंटर हुआ है। टॉक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के लिए यहाँ जब टॉक में एंटर हुआ तो क्या हुआ? जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, और अब ये क्रॉस करेगा, यहाँ पहुंचेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो क्या होगा? एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। तो अब प्रोटीन एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके कहाँ पहुंच गया? हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच गया, अपने साथ लेके आया ट्रांजिट पेप्टाइड को, ठीक है। अभी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचने के बाद अब प्रोटीन को कहाँ एंटर करना है? अब प्रोटीन को एंटर करना है टिक में, ठीक है। टॉक से टिक में एंटर करना है, तो टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करने के लिए भी प्रोटीन को किसकी रिक्वायरमेंट है? एक और जीटीपी हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट है। अब होगा जीटीपी का हाइड्रोलिसिस। जीटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है, प्रोटीन जो है ये यहाँ से रिलीज होकर के टिक कॉम्प्लेक्स से बेसिकली प्रोटीन जो है वो टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हो जाती है, राइट। और टिक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के लिए प्रोटीन जो है एटीपी एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके और उसकी एनर्जी को यूज करती है। देन आफ्टर प्रोटीन कहाँ पहुंच जाती है? प्रोटीन पहुंच जाती है स्ट्रोमा के अंदर। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ ट्रांजिट पेप्टाइड की गलत कलर से डिनोट कर दिया। ये हमारा प्रोटीन आ गया स्ट्रोमा के अंदर। अभी स्ट्रोमा के यहीं पे दिखाते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ये अपने साथ लाया है ट्रांजिट पेप्टाइड को। यहाँ तक कैसे पहुंचा प्रोटीन? स्ट्रोमा के अंदर एटीपी की हाइड्रोलिसिस से। यहाँ पे स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव करने वाला एंजाइम एसपीपी। क्या प्रेजेंट होता है? एसपीपी। ये क्या करता है? इसको क्लीव ऑफ कर देता है, क्लीव ऑफ कर देता है और प्रोटीन स्ट्रोमा के अंदर जो है वो रिलीज हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले राइबोसोम ने अपनी प्रोटीन ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लिया। प्रोटीन ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के बाद प्रोटीन पहुंच गया साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पे उससे बाइंड हो गए चैपरॉन्स। चैपरॉन्स के बाइंड होने के बाद प्रोटीन को जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट गाइडेंस कॉम्प्लेक्स ने जो है वो क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज कर लिया और इनको टॉक में एंटर करवा दिया जीटीपी की हाइड्रोलिसिस को यूज करके। जीटीपी हाइड्रोलिसिस के कारण जो है वो हमारा प्रोटीन टॉक के अंदर एंटर कर गया है, पर टॉक को क्रॉस करके इसको जाना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। किसके? हमारे स्ट्रोमा के। ओके, तो स्ट्रोमा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे पहुंचने के लिए प्रोटीन जो है वो यहाँ पे जैसे कि जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई थी, यहाँ जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई थी और यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा। एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोटीन यहाँ से टॉक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करके पहुंच जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचने के बाद एक और आपका जो है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा। एटीपी हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो आपका प्रोटीन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ पहुंच जाएगा? टिक
कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा, एंटर कर जाएगा। टिक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के लिए वापस से एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, और एटीपी हाइड्रोलिसिस के एनर्जी को यूज करके जो हमारा टिक कॉम्प्लेक्स है उसको भी प्रोटीन क्रॉस कर लेता है, और प्रोटीन कहाँ पहुंच जाता है? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका एसपीपी। एसपीपी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टिडेज। ओके, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम जो है वो ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव ऑफ कर देता है, और हमारा प्रोटीन जो है वो रिलीज हो जाता है स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सब? चलिए, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के अंदर कैसे होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको ऐसे ही हम वर्बली समझा देते हैं और नोट डाउन भी कर देते हैं, सो दैट आपको जो है वो दिक्कत ना हो। ओके, और उसके बाद हम एक और टॉपिक है वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के बारे में जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च अभी हुई नहीं है कि कौन कौन सा प्रोटीन मतलब कैसे जाता है। बेसिकली इसमें यही चीज पूछा जाता है कि प्रोटीन कौन कौन से पाथवेज को यूज करता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन जो है वो 3 पाथवेज को यूज करता है। कितने? 3 पाथवेज को यूज करता है। 3 पाथवेज, 3 पाथवेज, एक मिनट रुक जाइए। 3 पाथवेज यूज होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया सेक ए पाथवे, जहां पे एटीपी का यूज होता है। ओके, सेक ए पाथवे, पाथवे वेयर एटीपी इज यूज्ड। एटीपी की एनर्जी को यूज करके ये पाथवे चलाया जाता है। ये पाथवे चलता कैसे, होता क्या है इसमें एग्जैक्टली इसके ऊपर प्रॉपर अभी जो है ना डिटेल उतनी ज्यादा आई नहीं है, इसलिए आप लोगों को, और दूसरी चीज आपको इतना इन डेप्थ पढ़ना भी नहीं है अभी, इसीलिए आपको इतना ही समझाया गया है। और अगर आपको फर्दर और इसके बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेनी है तो एक इसकी जो बुक है ना, क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियो की, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑल्दो आप अगर एल्बर्ट से भी पढ़ोगे, एल्बर्ट के अंदर प्रोटीन ट्रैफिकिंग का चैप्टर है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग के चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा अगर जानना है कि कैसे क्या हो रहा है तो वहां पे से आप जाके पढ़ सकते हो। इसके बारे में अभी रिसर्च चल ही रहा है कि ये पाथवे कैसे रन करता है, तो इसी के लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी नहीं मिलेगी। चलिए, अब दूसरे पाथवे को देखते हैं। पहला पाथवे था हमारा सेक ए पाथवे, जहां एटीपी यूज हो रहा था। दूसरा है हमारा टैट पाथवे। टैट, एक मिनट, टैट पाथवे। टैट पाथवे जो है इसका फुल फॉर्म है ट्विन आर्जिनिन पाथवे, जहां पे प्रोटीन ग्रेडियंट यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रोटीन ग्रेडियंट यूज होता है। प्रोटीन ग्रेडियंट की यूज होती है। ओके, कहाँ पे? हमारा टैट पाथवे में। टैट पाथवे का फुल फॉर्म क्या है? ट्विन आर्जिनिन पाथवे। ओके, ये आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, वो आई गेस थोड़ा सा नेट का इशू है, इसी वजह से इशू ले रहा है कि ये सही से यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है ये चीजों को। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक और वर्बली भी समझा देते हैं। तीसरा है हमारा एसआरपी पाथवे, जहाँ पे एसआरपी यूज होता है। एसआरपी तो याद है ना हमारा क्या था जब हमने पढ़ा था आपका एटीपी ड्रिवन पंप वाला चैप्टर, तब जो है वो दिखा था। इसको हम एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे शायद अटक गया है, इसके कारण दिक्कत हो रही है। ओके, एक मिनट रुक जाइए, हम देख ले रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। देखिए, जो प्रोटीन का स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड में जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें 3 डिफरेंट पाथवे यूज होते हैं। ओके, ये 3 पाथवेज कौन कौन से हैं? पहला है हमारा सेक ए पाथवे, जहाँ पे एटीपी यूज होता है। ओके, सेक का फुल फॉर्म एज सच यहाँ पे नोटेड नहीं है, मतलब हमको मिला नहीं कहीं पे, इसलिए हमने लिखा नहीं है। अगर मिल जाएगा तो हम लिख देंगे उसको भी, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या है कैसे है। अभी के लिए जब अगर मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन इसका दे देंगे सेक का। और दूसरा है हमारा टैट पाथवे विच इज ट्विन आर्जिनिन पाथवे। ओके, ट्विन आर्जिनिन पाथवे जो है यहाँ पे एनर्जी के लिए प्रोटीन ग्रेडियंट का यूज होता है। ठीक है, प्रोटीन ग्रेडियंट का यूज होता है।
एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद आता है थर्ड हमारा एसआरपी पाथवे। एसआरपी पाथवे के अंदर जो है वो एसआरपी का यूज किया जाता है। ओके, इसको भी जरा लिख देते हैं। थर्ड है हमारा एसआरपी पाथवे के यहाँ पे प्रोटीन ग्रेडियंट का यूज होता है, यहाँ पे एसआरपी यूज किया जाता है। ये पूरा क्लियर हो गया प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड। अब आते हैं थर्ड, जो आपका पेरोक्सिसोमल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है, ये कैसे होता है? देखिए, ये ट्रांसपोर्ट भी पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे से ही होता है। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे कि पेरोक्सिसोमल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे से होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे पाथवे इसके आपका सिग्नल सीक्वेंस का नाम क्या है? इसके सिग्नल सीक्वेंस का नाम है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस है PTS, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस यूज होता है? पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। ये सिग्नल सीक्वेंस है कौन से प्रोटीन का? जो पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देखिए, पेरोक्सिसोमल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बेसिकली सिग्नल सीक्वेंस होता है, ये दो तरीके का होता है। यानी हमारा पीटीएस कितने टाइप का है? पीटीएस दो टाइप का है, एक है पीटीएस 1, दूसरा है पीटीएस 2। ठीक है, पीटीएस 1 का क्या काम है? ये सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सी टर्मिनल पे। ये एसकेएल सीक्वेंस है। एसकेएल मतलब सीरीन, लाइसिन और ल्यूसीन। इसमें कौन कौन सा सीक्वेंस है? एसकेएल सीक्वेंस है। ये कौन कौन क्या, ये क्या है? सीरीन, लाइसिन और ल्यूसीन। लाइसिन को हम के से बेसिकली डिनोट करते हैं और ल्यूसीन एल से, सीरीन एस से। ओके, एंड दूसरा है आपका पीटीएस। पीटीएस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। कितने? 9 अमाइनो एसिड सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अभी देखिए, जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, एक मिनट रुकिए। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आप नोट्स बनाओगे तो दिक्कत आएगा। इसको पूरा लिख दें, पीटीएस, क्या हो गया, सॉरी, पीटीएस is of two types. टाइप्स, पहला क्या है? पहला है हमारा PTS1, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा सी टर्मिनल के ऊपर, प्रेजेंट एट सी टर्मिनल। ये इसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं? यहाँ पे होते हैं SKL सीक्वेंसेस। कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं? SKL सीक्वेंसेस। सेकेंड है हमारा आपका PTS2, एक मिनट। सेकेंड है हमारा, सेकेंड है हमारा PTS2। PTS2, PTS2 बेसिकली कहाँ रहता है? एक मिनट रुक जाइए, इन नेटवर्क का आज थोड़ा सा ग्लिच है, इसी वजह से इतना ज्यादा इशू आ रहा है। PTS2, ओके, ये प्रेजेंट होता है आपका एन टर्मिनल के ऊपर। एन टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ पे 9 अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया?
देखिए, अब हम लोग जो है एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरा पढ़ा क्या है, क्योंकि आज ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरा हो गया है कंप्लीट। चलिए, सबसे पहले 1 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या था? साइटोप्लाज्म से स्ट्रोमा जाना था। साइटोप्लाज्म में कौन-कौन प्रेजेंट था? टॉक और टिक प्रेजेंट था, जो कि स्ट्रोमा के प्रोटीन को हेल्प कर रहा था स्ट्रोमा में आने के लिए। ओके, स्ट्रोमा से हमारा प्रोटीन थाइलाकॉइड में जा रहा था। स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड में जाने के लिए 3 पाथवेज इंपॉर्टेंट थे, सेक, टैट और एसआरपी। ओके, देन हमने देखा पेरोक्सिसोमल ट्रांसपोर्ट। पेरोक्सिसोम में 3 सिग्नल्स, बेसिकली जो 2 टारगेटिंग सिग्नल्स थे, एक था पीटीएस1, दूसरा था पीटीएस2। बस इन पाथवेज को एक बार प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लो तो फिर टॉपिक का फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, और आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो गया है, और लेक्चर को एंड करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। आई नो कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने काफी डिफिकल्ट टर्म्स पढ़ लिए हैं, राइट? टॉक, टिक, सेक, टैट, एसआरपी, पीटीएस, पेक्स प्रोटीन। कभी कभी लगता है कि इतने सारे नेम्स याद कैसे होंगे, बट रिमेम्बर वन थिंग, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक इम्पॉसिबल है, राइट? जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगता ही है, लेकिन जब आप उसे बार बार रिवाइज करते हो और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके बेसिकली आप स्टार्ट करते हो, तो वही डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो ग्रेजुअली फेमिलियर हो जाती है। सो अगर किसी लेक्चर में आपको लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, तो डोंट वरी, पॉज करो, रिवाइज करो, डायग्राम बनाओ एंड फिर दोबारा देखो। ओके, बिकॉज बायोलॉजी सिर्फ डेफिनेशंस याद रखने का सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ एवरीथिंग इनसाइड अ सेल इज कनेक्टेड, राइट? एंड देखो, आज हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग का फाइनल चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ एन अचीवमेंट, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर प्रोग्रेस। हमने ऑलरेडी आपका सेल बायोलॉजी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और फाइनली कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच इज सेल साइकिल। ओके, एंड ये सेल साइकिल जो है ये लास्ट चैप्टर है आपका सेल बायोलॉजी का। इसके बाद हम एक और नया टॉप चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप डिसाइड करोगे कि हम पहले मॉल बायो पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, या फिर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है, इवोल्यूशन पढ़नी है, बायोटेक्नो बेसिकली हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना चाहते हो, या फिर बायो इन्फो पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करो। ये एक सेल बायोलॉजी इसीलिए दिया क्योंकि ये सबसे इनिशियल टॉपिक है, ये सबको स्टार्टिंग में पढ़ना ही पड़ेगा। सेल के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक बायोलॉजी कैसे पढ़ोगे, राइट? बायोलॉजी का तो कोर कॉन्सेप्ट ही सेल से शुरू होता है। तो अभी प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बाद हम क्या देखेंगे? सेल ग्रो कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, सेल डिवीजन के लिए सेल अपने डिफरेंट स्टेजेस तक कैसे बेसिकली पास करता है, राइट? सो कल से एक नया चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू जर्नी। Till then, revise today's lecture, stay consistent and keep learning. I'll see you in the next lecture. Keep learning, keep going, and most importantly, don't be afraid of difficult concept. Thank you so much for watching.